अभी एक पत्र लिखेंगे। पत्र लिखने के साथ ही कोशिश करते हैं कि संक्षेपण पर चर्चा करें, क्योंकि संक्षेपण का प्रैक्टिस शुरू कर देना। ऑनलाइन में जो स्टूडेंट्स हैं उनको शायद परसों के क्लास में समस्या आई थी, विजिबल नहीं था, दिख नहीं रहा था शायद। उसको हम लोग फिर से दोहरा लेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। एक प्रश्न आप लिखिए। यहाँ मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, यहाँ से जाएगा ना सुनील जी? दिख रहा है साहब? प्रश्न लिखिए कि आप B115 उत्तरी नारायणा रिंग रोड दिल्ली के निवासी अतुल विश्वास तुल्य चंद्रा आपका मोहल्ला नया बसा है। अपने मोहल्ले तक रूट बस चलवाने का विरोध करते हुए पथ परिवहन निगम के स्थानीय अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखे। प्रश्न है कि B115 उत्तरी नारायणा रिंग रोड दिल्ली के निवासी, यहाँ ये छूट गया है आप B115 उत्तरी नारायणा रिंग रोड दिल्ली के निवासी अतुल विश्वास अतुल्या चंद्रा है। आपका मोहल्ला नया बसा है। अपने मोहल्ले तक रूट बस चलवाने का अनुरोध करते हुए पथ परिवहन निगम के स्थानीय अधिकारी को एक आवेदन पत्र। प्रश्न स्पष्ट है?
किसको लिखेंगे? पथ परिवहन निगम का स्थानीय अधिकारी कहाँ मिलेगा? अब जैसे ये जो रूट बस चलवाता है वो वीडियो ऑफिस चलवाता है। कौन चलवाता है? डीटीओ तो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हुआ ना। तो ये डीटीओ चलवाएगा या कि और कोई दूसरा चलवाएगा? दीजिए वो। डीटीओ ये नहीं चलवाता है। डीटीओ का काम है लाइसेंस वगैरह देना, ये बताना कि वो मतलब वो लाइसेंस देगा, वो आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनाएगा और इस तरह का काम करेगा। ये जो है परिवहन का काम तो बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट निगम हुआ ना। उसी तरह से हर स्टेट का ट्रांसपोर्ट निगम है। डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन होता है। तो ये तो हर राज्य में ये अपना अपना होगा। यहाँ जो है सो हमें राज्य स्तरीय को एक बार नहीं लिखना है, जो लोकल है जिला स्तर पर उसको हमें लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? पहले तो मार्जिन छोड़ देंगे पेज में, उसके बाद अपना पता लिखेंगे। आपका पता क्या है? बी 115 उत्तरी नारायणा नीचे आ जाइए, कोई लाइन नहीं छोड़ना है। रिंग रोड दिल्ली पता आपका हो गया। उसके बाद एक गैप छोड़ दीजिए, दिनांक लिखिए। जो परीक्षा का डेट होगा वह आप लिखिएगा। आज क्या तिथि है? 21 3/2024। तीसरा स्टेप क्या होगा? सेवा में एक लाइन छोड़ना है, सेवा में लिख देना है। चौथा स्टेप क्या होगा? पद नाम और उसका पता। तो अब कह रहा है कि परिवहन निगम के स्थानीय अधिकारी को एक पत्र लिखिए। ठीक है, आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो दिल्ली के ही स्थानीय अधिकारी को लिखना पड़ेगा। तो सेवा में जैसे हम ऐसा लिख सकते हैं, व्यवस्थापक महोदय। जो व्यवस्था करे उसको हम लिख सकते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को ये नहीं लिखेंगे। हाँ, ये जो है लोकल जो अधिकारी होगा उसको हम लिखेंगे। टीटीसी का जो लोकल अधिकारी होगा उसको हम लिखेंगे। हाँ, व्यवस्थापक महोदय नहीं,
पथ परिवहन निगम दिल्ली। हमारी समस्या दिल्ली की ही है, तो हम दिल्ली में ही लिखेंगे। अब दिल्ली एक राज्य भी है, अलग बात है, लेकिन हम लिख रहे हैं जिस स्थान के हैं उस स्थानीय अधिकारी। अब चौथा स्टेप क्या होगा? विषय होगा, एक लाइन छोड़ देंगे। विषय मोहल्ले तक रूट बस चलवाने के संबंध में। यहाँ व्यवस्थापक महोदय, प्रबंधक महोदय दोनों लिख सकते हैं, जो प्रबंध करे या जो व्यवस्था करे। एक लाइन छोड़ देंगे, महाशय। यहां से लिखेंगे। अगर बॉक्स रहेगा, अगर बॉक्स रहेगा तो हमको यहाँ आ जाना है। हाँ, बॉक्स नहीं रहेगा तो हमको यहाँ आना है, इसके नीचे ना। फिर बॉक्स में भी लिख कर दिखलाएंगे ऐसे विषय आपको। अब महाशय हो गया। अब यहाँ से बॉडी शुरू हो जाए। उन विद्यार्थियों को शायद दिक्कत होगी, बॉडी में महाशय के नीचे से यहाँ से शुरू करना। ठीक है। विषय और महाशय के बीच एक गैप है। अच्छा, इस गैप के बारे में एक बात ये है कि गैप मेंटेन हो तो ठीक है, और नहीं मेंटेन किया तो उसके लिए काट पीट नहीं करिएगा। उसके लिए कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं। वो मेंटेन हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो काट के नीचे लिखना वो ज्यादा गलत है। उससे बहुत आपके मार्क्स जाएंगे, क्योंकि किसी ग्रामर में ये रूल नहीं है, ये प्रचलन है, एक स्टाइल है, तरीका है, व्यवस्था है, ग्रामर का रूल नहीं है कि गैप छोड़ना ही। अब यहाँ से ये जगह से ले रहे हैं। सबने निवेदन है कि सबने निवेदन है कि मैं आपके पथ परिवहन, फिर यहाँ आ जाएंगे इसके सामने, निगम क्षेत्र के उत्तरी नारायण है ना, उत्तरी नारायण मोहल्ले का निवासी हूँ। कौन है? हमारा मोहल्ला
अपेक्षाकृत नया है, मतलब अन्यों की अपेक्षा, और नगर निगम से इसे हाल में ही मान्यता मिली है। फलतः यहाँ कई प्रकार की बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। घनी आबादी वाले इस मोहल्ले में पक्की सड़क तो बन गई है, किंतु आवागमन की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई। मोहल्ले से स्थानीय रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और हवाई अड्डा काफी दूर है। आवागमन का मोहल्ले से स्थानीय रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और हवाई अड्डा काफी दूर है। आवागमन का कोई निश्चित साधन न होने से
स्थानीय लोगों को जहाँ एक ओर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर खर्च भी ज्यादा होता है। शब्द तो पूरे हो गए होंगे लगभग। उन पारा चेंज कर दिया। पारा चेंज कर देंगे। अतः श्रीमान से सादर अनुरोध है कि स्थानीय बस अड्डा, रेलवे स्टेशन तथा अन्य प्रमुख स्थलों से हमारे मोहल्ले तक नियमित रूप से रूट बस चलवाने की कृपा की जाए, ताकि हम मोहल्ला वासियों को आवागमन में सुविधा हो सके। एक लाइन छोड़ देंगे, नीचे लिखेंगे धन्यवाद।
अच्छा, धन्यवाद के नीचे फिर एक ऊपर का मिटाएं। धन्यवाद में विस्मयादिक बोधक देना चाहिए। धन्यवाद का मतलब हुआ धन्यवाद के साथ। इसमें क्रिया नहीं आई है, यहाँ एक ऐसा चिन्ह होना चाहिए था जो नीचे से जोड़ता, लेकिन परंपरा में पूर्ण विराम चल गया है, वही डालते हैं। और धन्यवाद लिखते हैं तो केवल विस्मयादि बोधक डालते हैं। हाँ, जैसे रूट बस कहाँ से आप चलवाना चाहेंगे मोहल्ले? ये तो जैसे हॉस्पिटल से रूट बस कहीं नहीं चलती। रूट बस का मतलब होता है कि रूट बस रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, हवाई अड्डा या ऐसे मेट्रो, कुछ ऐसे प्रमुख स्थल होते हैं जहां से रूट बस चलेगी और उसका लास्ट स्टॉपेज आपका मोहल्ला होगा। आगे अगर एक्सटेंशन नहीं है तो, नहीं तो आपके मोहल्ले से वो गुजरेगी। अभी आपने कहा कि हमारा मोहल्ला नया बसा है, इसका मतलब कि आपके मोहल्ले में जब सुविधा नहीं है तो आगे भी सुविधा बहाल नहीं है। तो आप अपने मोहल्ले तक रूट बस चाहते हैं तो कहाँ से चाहते हैं? तो आपको चाहना पड़ेगा रेलवे स्टेशन से, बस अड्डे से, अन्य प्रमुख स्थल जोड़ ही दिया कि उसमें हवाई अड्डा भी हो गया। जैसे स्थूल हो जाएगा लेखन, लेखन की अपनी एक डिसेंसी होती है। जैसे ऐसा लिखे कि बस अड्डे से, रेलवे स्टेशन से, हवाई अड्डे से, मेट्रो स्टेशन से, हॉस्पिटल से, कॉलेज से, तो वह बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो उसको ऐसे लिखना है कि मुख्य होता है बस अड्डा और रेलवे स्टेशन। आम आदमी की पकड़ में कौन सी दो जगह होती है? रेलवे स्टेशन और बस अड्डा। हवाई अड्डा तो आज भी 10% 20% लोग ही जाते होंगे। तो अन्य प्रमुख स्थल उसमें जुड़ गया तो सारा चीज आ गया। अब है कि यही समझ है, जब तक इसको हम समझेंगे नहीं कि रूट बस कहाँ से चलती है, तब तक हम इसको फ्रेम नहीं करेंगे। कैसे कर पाए? हमें पता करना पड़ेगा ना कि रूट बस कहाँ से हमको कहाँ तक चाहिए। अभी पटना वगैरह में अभी कंसेप्ट आया है रूट बस। अभी मैं आ रहा था तो मेरे आगे आगे 444 रूट बस आ रही थी। मैंने उसके पीछे देखा, डीटीसी की बस थी, ग्रीन कलर की। तो पास में उससे जल्दी निकलने के लिए मैं उससे बाएं से निकलना चाह रहा था और वो मुझे निकलने नहीं दे रहा था। तो समय मुझे मिला तो मैंने उसके ऊपर देखा पीछे, तो ऊपर दोनों तरफ लिखा हुआ रूट नंबर 444। तो ये जो पहले इसको पूरा कर ले, धन्यवाद के बाद फिर एक गैप छोड़ दीजिए, भवदीय या भवदिया लिखिए। और आपका क्या नाम है? तो फॉर्मल लेटर में पूरा लिखा जाता अतुल विश्वास, यहाँ कोई गैप नहीं। छात्राएं लिखेंगी भवदिया, प्लेस यही रहेगा, इधर नहीं रहेगा। छात्राएं लिखेंगी भवदिया और यहाँ अपना नाम लिख देंगे। जैसे इसको यहाँ भवदिया लिखना है। क्या नाम है छात्रा का? अतुल्या चंद्र।
अब जो है मतलब हमारे पटने में रूट बस का कंसेप्ट अभी कुछ दिन पहले से आया है। एक तो गांधी मैदान से, गांधी मैदान यहाँ का एक प्रमुख सेंटर है, तो गांधी मैदान से बहुत रूट बस चलती है, कुछ रेलवे स्टेशन से चलती है। रूट बस का मतलब ये होता है कि उसका रूट फिक्स रहता है कि वो उन 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 जगहों से गुजरती हुई ही आगे जाएगी। दिल्ली वगैरह में जाएंगे तो दिल्ली की धड़कन या तो मेट्रो है, मेट्रो बनने के बाद, या रूट बस है। दिल्ली वगैरह में आपके पास अगर सामान है, लगेज है, तो आप रूट बस से नहीं जा सकते। लगेज के लिए आपको प्राइवेट व्हीकल लेना पड़ेगा। जैसे ऑटो वाले हैं बहुत सारे, मीटर वाला ऑटो रखते हैं, आप बैठ जाइए, वो मीटर गिरा देंगे, किलोमीटर के हिसाब से चलते हैं। कुछ दूसरी तरह की गाड़ियां भी है, टैक्सी वगैरह भी है। बहुत पहले से शेयर की गाड़ियां वहाँ बहुत कम है, लेकिन रूट बस से बहुत है। अब जैसे रूट बस का वहाँ मतलब क्या है कि यहाँ तो अभी लिमिट में है कि 444 की। अब कितनी रूट बसें हैं मुझे नहीं पता, एक ही है या एक से ज्यादा है। रूट बस का मतलब यह होता है जैसे ये दिल्ली से, दिल्ली पुरानी दिल्ली में रेलवे स्टेशन अनेक, दिल्ली में अनेक रेलवे स्टेशन है, दिल्ली के अंदर ही है वो कई, लेकिन दो जो है, एक पुरानी दिल्ली और एक नई दिल्ली। ये जो दो रेलवे स्टेशन है, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली, तो ये पुरानी दिल्ली से जो बस चलती है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आती है, करोल बाग जाती है, पहाड़गंज जाती है, और कई इलाकों को पार करती हुई इंद्रपुरी जाती है। इंद्रपुरी जाने के बाद वो रिंग रोड पर चली जाती है, नारायणा जाती है, रिंग रोड पर और आगे तक जाती है। वो बस अगर बदली नहीं होगी तो 96 93 की बात मैं कह रहा हूँ, उसका नंबर था 786। तो ये 786 नंबर की एक बस नहीं, मतलब बस नंबर जो डीटीओ देता है वो सबका अलग अलग होगा। जैसे BR इतना इतना देता है ना हमारा बिहार, वैसे DL देता है वो, तो डीटीओ जो बस नंबर देता है वो नीचे लिखा रहेगा, वो अलग है, और रूट नंबर उसके टॉप पर लिखा रहता है। तो अब जैसे पुरानी दिल्ली से एक 786 नंबर की गाड़ी आगे बढ़ी जो हुई, तो दूसरी 786 यहाँ खड़ी हो जाएगी। ये आगे आगे जा रही है, उसके पीछे पीछे ये जा रही है। और इसमें जो छोटा मोटा हल्का सामान है, बैग वगैरह, तो आप लेके जा सकते हैं। बहुत सारा सामान चढ़ाना चाहिएगा तो आपको वो चढ़ाने नहीं देगा, उतना इंटरटेन ही नहीं करेगा, है ना। आप चढ़ सकते हैं। इतने लोग रहते हैं रूट बस पकड़ने वाले, जितने कामगर लोग हैं वो प्राय रूट बस से चलते हैं, दूर दूर तक जाते हैं। तो महानगरों में एक कंसेप्ट है, अब धीरे धीरे हर जगह आ रहा है। तो ये एक दिल्ली की प्रमुख समस्या है, नए नए मोहल्ले बसते रहते हैं, वहाँ रूट बस चलाने के लिए डिमांड होता रहता है। दिल्ली की एक समस्या है आवारा पशुओं की समस्या। आवारा पशुओं के कारण जो है वहाँ सड़क भी जाम होती है, एक्सीडेंट भी होते हैं, दुर्घटनाएं भी होती हैं। कैसे होती है, तो अब वहाँ आप जाएंगे, वहाँ का कल्चर है कि सड़क किनारे किनारे वहाँ के लोग जो है फल सलाद ये सब चीजें खाने में भरपूर मात्रा में खाते हैं। तो वहाँ का कल्चर है, जैसे मूली का सीजन है तो कोई रेहड़ी बोलते हैं, ठेला बोलते हैं उसको, ठेला को रेहड़ी बोलते हैं। अब एक रेहड़ी वो मूली ही बेच रहा है,
हाँ रेहड़ी या रेहड़ी, उस पर मूली ही डाले हुए है। अब आप उधर से गुजर रहे हैं तो आपको मूली खाने की इच्छा है तो पत्ता सहित उसको धो देगा, ऐसे 4 भाग कट लगाएगा, उसमें नमक डाल देगा। आपकी इच्छा है वहीं खड़े होकर खा लीजिए, और पत्तल उसके अंदर वो एक चट लगा कर रखता है, डस्टबिन नहीं होता है, जैसे रेहड़ी के अंदर ही वो एक चट बांध दिया। हाँ, तो चट बांध दिया तो उस चट में फेंक दीजिए, या आगे आप खाते जा रहे हैं रास्ते तो कोई दिक्कत नहीं है, खाते जाइए, फिर कोई डस्टबिन मिले तो वहां डाल दीजिए, और नहीं तो दूसरा रेहड़ी वाला मिले तो उसकी चट में डाल दीजिए। केले भी लोग वैसे चलते चलते खाते हैं, वहां का प्रचलन है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि अब रेहड़ी वाले सड़क के किनारे खड़े, ठीक है, सड़क के किनारे उसका ठेला लगा हुआ पहिया वाला, तो देखिएगा कि हर ठेले के ऊपर एक डंडा रखता है उसकी छतरी पर। अब गाय ने आकर मुंह लगा दिया तो उसको इससे मतलब नहीं है कि आगे क्या होगा, वो झट डंडा उठाता है और गाय को डराता है या मारता है। तो पशु को डराएंगे या मारेंगे तो किसी तरफ भागे। तो जहां ट्रैफिक चल रहा है, स्पीड में गाड़ियां चल रही है, एकाएक पशु उसमें भागेगा तो क्या होगा। जैसे आप हम भी यहाँ चलते रहते होते हैं तो देखते हैं कि अब कोई बच्चा एक बार ढेला उठाया, कुत्ते को मार दिया, अब कुत्ता सड़क पर दौड़ गया, तो दौड़ गया तो बच्चे को ये बोध नहीं था कि कुत्ते को मारने से आगे क्या होगा। अब आपके सामने कुत्ता आ गया तो आप उसको बचाने की कोशिश करेंगे तो डैमेज होगा। देखते होंगे वीडियो वगैरह देखता है कि देता है हाईवे वगैरह में, टर्निंग वगैरह पर अगर 2 गाड़ी टकराती है तो क्यू में 10-10, 12-12, 15-15 गाड़ियां टकरा जाती है, क्योंकि वो सारी स्पीड में चलती रहती है। तो ये सब जो समस्याएं हैं, अंडरग्राउंड पार्किंग की समस्या है, और भी कई समस्याएं हो सकती है जिनको ध्यान में रखना है। तो धीरे धीरे ये पत्र लेखन भी हम लोग करेंगे और थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, निबंध भी करेंगे। अभी जो है एक काम हम लोग शुरू कर देते हैं, संक्षेपण के बारे में एक बेसिक कंसेप्ट आपको दे देते हैं, और जब इसका तैयार होगा अगर आज तो आज ही दिलवा देंगे। आप एक एक करके बनाएंगे, मतलब सारे एक बार नहीं बना देंगे। जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अब नंबर 1 जमा करेंगे तो सब के सब नंबर 1 ही जमा करेंगे, नंबर 2 जमा करेंगे तो सब के सब नंबर 2 जमा करेंगे। होली के बाद वो जमा होना शुरू हो जाएगा, ताकि आप कितना एक्यूरेसी में उसको करते हैं। हाँ, आवेदन तो अभी बहुत बताए, आवेदन एक से काम नहीं चलेगा। जैसे अभी तो बहुत सारे आपको लिखाने पड़ेंगे, तब आपका वो खुलेगा रास्ता, धीरे धीरे आपको हाँ समझ में आएगा। तो अभी जो है सो मुझे लगता है कि होली में 2-3 दिन छुट्टी मिलेगी, तो आप होली भी मनाइए और उसमें कर सकते हैं तो आप करके देखिए, इसलिए हमने ये रास्ता निकाला है। ये जो है संक्षेपण, पहले यह समझ लेना है कि है क्या। इसके अपोजिट होता है पल्लवन। जैसे दिन को समझेंगे तो रात समझते हैं, रात को समझते हैं तो दिन समझते हैं। एक प्रेसिज कहलाता है। तो इसके अपोजिट है पल्लवन। पल्लवन में क्या होता है कि एक सूत्र वाक्य दिया जाता है। पल्लवन में जैसे दे दिया कि होनहार बिरवान के खुद चीखने पात, पल्लवन की। तो
अब इसको विस्तारित करना है। संक्षेपण इसकी उल्टी प्रक्रिया है। संक्षेपण में छोटा करना है। कितना छोटा करना है? तो 1/3 करना है, 1/3। मतलब अगर 100 शब्द मूल का दिया हुआ है तो हमें कितना में करना है? लगभग 33 में। हेलो, हाँ नमस्कार, बोले। हाँ बोला जाए। अच्छा, हम थोड़ी देर में बात करते हैं क्लास में, ठीक है? हाँ ठीक। तो संक्षेपण का मतलब हुआ अगर 300 शब्द में है तो लगभग 100 शब्द में करना। अगर 100 शब्द में है तो लगभग 33 शब्द में करना है। लगभग का मतलब हुआ कि 5 शब्द ज्यादा कम आप कर सकते। तो ये संक्षेपण है क्या? ये संक्षेपण, साहित्य की जितनी विधाएं हैं उसमें संक्षेपण और लघु निबंध कठिन विधा। ये भाषा की समझ पर आधारित। इसमें क्या होता है कि कोई अंश आपको दिया जाता है। सबसे पहले बेसिक चीज मैं आपको समझा दूं इसका कि ये क्या है। जैसे कोई चित्रकार आपका एक फोटो क्लिक करता है तो जितना कुछ दिख रहा है उस फोटो में, वो चाहे इतना बड़ा फोटो बनवाया जाए, चाहे इतना बड़ा बनवाया जाए, चाहे इतना बड़ा बनवाया जाए, वो सब में दिखे। फोटो खींचने वाला जो फोटो खींचता है तो वो रिड्यूस करते करते उसको छोटा करता है। आप भी फॉर्म भरते होंगे तो आपको मांगता है कि इतना सेंटीमीटर गुने इतना सेंटीमीटर साइज में आप दीजिए। तो या तो आप खुद कर लेते हैं या किसी प्रोफेशनल से उसको करा देते कि भैया ऐसा में हमको करके भेज दो, मुझे फॉर्म में डालना है। तो अब इस बड़े फोटो में से उसने क्या छोड़ा है इस स्टाम्प साइज में? कुछ नहीं छोड़ा है। जो बड़े फोटो में बड़ा बड़ा दिख रहा था तो छोटे फोटो में छोटा छोटा दिखेगा, लेकिन दिखेगा सब, सब दिखेगा। आपकी कलम भी दिखेगी, आपका चश्मा भी दिखेगा। जो आपने लगाया हुआ है, जो मूल तस्वीर में है, वो आदम कद बनाइए तो भी दिखेगा, पोस्ट कार्ड साइज बनाइए तो भी दिखेगा, पासपोर्ट बनाइए तो भी दिखेगा, और स्टाम्प साइज बनाइए तो भी दिखेगा। मतलब मूल चीज उसमें बनी रहती है। तो उसके पास तो एक रिड्यूसिंग मशीन है जिससे वो आकार छोटा कर देता है, लेकिन कोई चीज छूटती नहीं है। आप कैसे करें? तो आपको करना ये है कि कोई भी जो अंश दिया गया है, कहीं से गद्यांश दिया जाता है। प्रायः चर्चित लेखकों के निबंध, प्रायः अखबारों के एडिटोरियल के कुछ अंश, ये सब चीज दिए जाते। कोई निश्चित नहीं रहता कि प्रश्न बनाने वाला कहाँ से उसको उठाए। बड़े बड़े निबंधकारों के निबंध के अंश दिए जाते हैं, अखबारों के एडिटोरियल दिए जाते हैं, और जो दिए जाते हैं
उसकी कसौटी ये रखी जाती है कि उसमें भाषा घुमावदार, सरल भाषा वाले अंश आपको संक्षेपण के लिए नहीं मिलते। घुमावदार भाषा उसकी रहती है, उसके भीतर से आपको उसका मूल तत्व निकालना है। जैसे दही को पानी डालकर मत्ते मत्ते मत्ते, जब बहुत मत्ते हैं तो गोला मक्खन निकल आता है। तो संक्षेपण की प्रक्रिया कहती है कि आप संक्षेपण को एक बार पढ़ें, मुख्य विचारों को अंडरलाइन करें या नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7, उसको रफ वर्क लिखकर एक बार अपनी भाषा में उसे लिखकर देखें और देख ले कि क्या कोई महत्वपूर्ण बात छूटी तो नहीं है। अगर छूटी है तो फिर उसी में काट पीट करेक्शन करें और फिर फाइनली उसको पेज पर उत्तर की जगह पर उतार दें। लेकिन व्यावहारिक बात यह है कि स्टूडेंट्स को इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो एक बार रफ करे और फिर रफ को वो ठीक करके और फिर से पोस्ट करे। इतना समय परीक्षाओं में नहीं मिलता है, तो फिर कौन सा तकनीक है, वो कौन से तरीके हैं जिससे कि हम संक्षेपण आसानी से कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमें संक्षेपण में मूल जो अंश, मूल विचार जो दिए हुए, उस मूल विचार को बदलने का हमें कोई अधिकार नहीं। सपोज लिखा नहीं होगा, लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूं। गांधी जी की हत्या गोली लगने से हुई थी और नेहरू जी का स्वतः निधन हुआ था। संक्षेपण में अगर लिखा हुआ है कि एक सिरफिरे ने गोली मारकर नेहरू जी की हत्या कर दी थी, तो आपको अपनी जानकारी आरोपित करने का कोई अधिकार नहीं। आप ये नहीं लिख सकते हैं कि यह गलत है, या ये नहीं लिख सकते हैं कि नेहरू जी का निधन विदेश में। ऐसा अपने विचार आप आरोपित नहीं कर सकते। विचार आरोपित करने से वो केस स्टडी पूरा चेंज कर जाता है। उसी विचार को, मूल विचार को निकाल कर रखना होता है। क्यों कराते हैं संक्षेपण? ये संक्षेपण इसलिए कराते हैं कि जब आप अधिकारी होंगे तो आपके पास ऐसे ऐसे फाइल आएंगे जो वर्षों से चल रहे हैं, पहले से उस पर अनेक टिप्पणियां हो चुकी है। तो आपसे जो ऊंचे अधिकारी होंगे वो नट सेल में समरी मांगेंगे आपसे कि इस फाइल का आप अध्ययन कीजिए और बताइए कि इसकी मूल बात क्या है। तो फाइल का आप अध्ययन करेंगे और मूल बात की टिप्पणी जो आप लिखेंगे बाएं में, वही आपकी टिप्पणी अधिकारी देखेगा और उसी पर वो स्टेप लेगा कि आगे क्या करना है। तो ये संक्षेपण जो है ये दोधारी तलवार की तरह है, इसमें दोनों तरफ धार है। थोड़ा सा भी अपना मन मिजाज लगा दीजिएगा तो संक्षेपण गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, तथ्य संक्षेपण के होंगे और भाषा ज्यादा से ज्यादा अपनी होगी। मेरी बात फिर से सुनिए, तथ्य उस मूल गद्यांश के होंगे और भाषा ज्यादा से ज्यादा अपनी होगी। हम अपनी भाषा का खुलकर प्रयोग कर सकते हैं। जितना अपनी भाषा में उसे लिखेंगे संक्षेपण उतना ही अच्छा होगा। जैसे जो विद्यार्थी संक्षेपण करना नहीं जानते हैं
वो स्टूडेंट क्या करते हैं कि अंडरलाइन कर देते हैं मेन लाइन को और उनको जोड़ देते हैं, एक के बाद एक लिख देते हैं। तो वो कोई आकाश रहता है, कोई पाताल रहता है, उसका रिदम नहीं मिल सकता। अब विषय को आप समझ गए तो नीचे के कंटेंट्स को ऊपर ले जाइए या ऊपर को नीचे ले जाइए, उससे बहुत कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो संक्षेपण करते हुए हमें क्या करना पड़ता है, ये आप पहले समझिए। संक्षेपण कैसे करें, इसको आपको लिखना है। नंबर 1 का पॉइंट है मूल गद्यांश अवतरण को, इसको अवतरण भी बोलते हैं क्योंकि कहीं से इसको लिया जाता है। मूल गद्यांश अवतरण को ध्यान से पढ़ें। मुख्य विचार ऊपर से नीचे तक चलता है। उस मुख्य विचार को पहचानें। तीसरा, मुख्य पंक्तियों को तारांकित करें। अब जैसे तारांकित करने का मतलब है स्टार मार्क बनाना। आप स्टार बनाइए, 1 2 3 4 5 लिखिए, अंडरलाइन करिए, जो सुविधा हो आपको। मुख्य विचार जो जितने चल रहे पहले पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मुख्य विचार इसमें क्या है। उस मुख्य विचार से संबंधित जितनी पंक्तियां हैं उसको आप मार्क कर लें। ठीक है। अब है यदि कोई उदाहरण आया है तो उसे हटा दें। संक्षेपण में जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं उनका कोई मूल नहीं होता है, चाहे वो कितने भी महत्वपूर्ण हो। अभी मैं बात करूँ। पांचवा, वाक्यांशों को एक शब्द में बदलें। छठा, नजदीकी शब्दों में यदि संधि संभव हो तो संधि करें। सातवां,
नजदीकी शब्दों में यदि समास संभव हो तो समास बनाए। मूलांश के शब्द तथा संक्षेपण के शब्द का उल्लेख करें। नामा संक्षिप्त अंश के लिए सटीक शीर्षक दें। नाइन्थ नहीं दिख रहा है, मैंने लिखा है कि संक्षिप्त अंश के लिए सटीक शीर्षक दें। अब इस बात को आप समझिए। अवतरण को जब हम पढ़ेंगे तो ऊपर से नीचे पढ़ते हुए हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि मूल विचार क्या चल रहा है। उदाहरण के लिए मूल विचार मित्रता का महत्व चल रहा है। जैसे ये चल रहा है कि मित्र जो होता है जिससे सच्चा मित्र मिल जाता है उसे एक तरह का खजाना मिल जाता है। मित्र हमारा सच्चा सहायक है, वह माता के समान है, वह चिकित्सक के समान है, वह हमारी बुराइयों पर पर्दा डालता है, हमारी अच्छाइयों को प्रकट करता है, हमारी बुराइयों को हमसे निकालने की कोशिश करता है। ऐसे विचार चल रहे। उसी बीच में आ गया सुदामा कृष्ण का प्रसंग, उसी बीच में आ गया दुर्योधन और अंगराज कर्ण का प्रसंग, या और दुनिया में जो बड़ी मित्रता हुई है उसके प्रसंग। तो आपके दिमाग में एक बात आएगी, ये कृष्ण है और सुदामा है, इनकी बात इसमें आई है, इनको यहां से हम कैसे हटाएं। लेकिन ध्यान देने की बात है कि संक्षेपण के लिए एग्जाम्पल्स किसी काम के नहीं। जैसे बात मित्रता पर करनी है, उदाहरण से जो समझाया गया है, सुग्रीव और राम की दोस्ती हुई तो क्या हुआ, कृष्ण ने कैसे सुदामा को धनी कर दिया, ये बातें एग्जाम्पल्स है और इन चीजों को उसमें से हमें लेफ्ट करना, हटाना। तो कोई भी उदाहरण आए उसको हटा देंगे। वाक्यांशों के बदले एक शब्द बनाना है, ये बहुत बड़ा टूल है संक्षेपण का। जैसे कोई कहता है
कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। ठीक है, अब इसको काउंट करते हैं। 1 2 विभक्ति आदि सबको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लिए एक शब्द हम बनाए। सेतु हिमालय भारत एक है। अब काउंट करते 1 2 3 4। 7 शब्दों की जगह हमने कितना शब्द बना लिया? अच्छा, तो ऐसे वाक्यांश उसमें रहते हैं जिनके बदले आप एक शब्द बना सकते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा टूल होगा आपके लिए। एक टूल तो होगा कि उदाहरणों को वहां से विदा कर दें। दूसरा टूल होगा कि जहां वाक्यांश मिल रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है कि इसको एक शब्द में करना है तो एक शब्द में कर लें। यदि नजदीक शब्दों में संधि हो रही, जैसे वो लिखे हुए हैं कि अति आवश्यक है, मूल में लिखा हुआ अति आवश्यक है, तो हम इन दोनों को संधि से अत्यावश्यक कर देंगे, एक शब्द हो जाएगा दो के बदले। हो गया ना? मूल में अगर लिखा हुआ है कि राजा की कन्या, आगे कुछ भी है आ रही है, यहाँ राजकन्या कर देंगे तो एक शब्द हमें मिल जाएगा कि नहीं? तो समास कर लेंगे नजदीकी, जहां हो सकता है वहां। जहां नहीं होगा, नियम के विरुद्ध नहीं जाए। जहां हो सकता है वहां समास कर लेंगे, जहां हो सकता है वहां संधि कर लेंगे, जहां हो सकता है वहां अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लगाएंगे। तो जैसे नजदीक में जब शब्द आएगा, कोई दो पद ऐसे आ जाएंगे, ऐसे वह जीवन भर परिश्रम करता रहा। जीवन भर दो शब्द जो गिन रहा है, गिनाया जा रहा है, इसको हम आजीवन कर दें। वह आजीवन परिश्रम करता रहा, तो एक शब्द हमको बच जाएगा। ऐसे हमने 5 7 10 जगह कर लिए, संधि या समास या अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। बेमतलब विशेषण नहीं लगाना है। जो शब्द हाइफन से जुड़ सकता है उसको हाइफन से जोड़ लेना है। ये सब टूल्स जब हम लगाएंगे तो संक्षेपण हमारा आसान हो जाएगा और मुख्य विचार को ही रखना है। अब कैसे करना है संक्षेपण, जब करिएगा तभी समझ में आएगा। उसको एक केवल ध्यान में रखने की चीजें हैं कि संक्षेपण करते हुए हमें इन चीजों का मतलब भाषा की कसावट जो है संक्षेपण में बहुत जरूरी है। संक्षेपण में सामासिक भाषा का प्रयोग होता है, कसी हुई भाषा का प्रयोग होता है। हमें शुद्ध भी कहना है और कम से कम शब्दों में कहना है। अब संक्षेपण दो तरह से पूछते हैं। एक पूछा, प्रश्न ऐसा किया, प्रश्न किया कि निम्नांकित अवतरण का संक्षेपण करते हुए एक शीर्षक दीजिए।
होना यह चाहिए कि शीर्षक के लिए हमें जगह छोड़कर रखना चाहिए और संक्षेपण नीचे कर लेना चाहिए, और संक्षेपण कर लेने के बाद तब अपने लिखे को पढ़ना चाहिए और तब डिसाइड करना चाहिए कि इसका सही शीर्षक क्या हो सकता है। लेकिन इसमें एक खतरा भी होता है, लास्ट मोमेंट में स्टूडेंट संक्षेपण कर लेते हैं और शीर्षक देना भूल जाते हैं। तो जैसे आपको सहूलियत हो वैसे करें, लेकिन बेहतर है पहले संक्षेपण करें। तो दूसरे की भाषा को आपने कम समझा, लेकिन अपनी भाषा को तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि हमने क्या लिखा है, तो शीर्षक चुनने में आपको आसानी हो। अब जब ऐसा लिखा हुआ है तो दोनों चीजें हमें लास्ट में लिखना है, संक्षेपण के लास्ट में दाएं में एक लिखना है मूलांश के शब्द। तो मूलांश के शब्द गिनते हुए बहुत सीरियस नहीं होना, मतलब उसको बार बार नहीं गिनना है कि 400 है ही कि नहीं, 402 तो नहीं है। मूलांश के शब्द को स्पीडली काउंट करना है। सपोज जो 305 आया तो 305 लिख दीजिए, हो सकता है वो 307 भी होगा, हो सकता है वो 302 ही होगा, लेकिन इसको आप लिख सकते हैं। लेकिन दूसरा स्टेप आपको यहाँ ये लिखना ही पड़ेगा, संक्षेपण के शब्द, इसको बहुत केयरली गिनना है और जितना आपने किया है वही लिखना है। अगर वो 115 हो गया है, आपने लिख दिया, तो 115 ही लिखिएगा, उसको 14 मत लिखिएगा, 16 मत लिखिएगा। हाँ, नहीं, ये अगर वो गिन देगा, इसको इसको नहीं मानेगा। लेकिन ये अगर आपकी गलती होती है तो कहेगा कि स्टूडेंट इसको छिपा रहा है। अब कहीं कहीं दिया रहता है कि निम्नलिखित अवतरण का संक्षेपण लगभग 100 शब्दों में कीजिए, लगभग 150 शब्दों में कीजिए। अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है और उसको लिखने की भी कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये टर्म हमेशा रहेगा उसके दाएं, जहां आपने संक्षेपण किया है, ऊपर शीर्षक नीचे संक्षेपण, और थोड़ा दाएं संक्षेपण के शब्द, अपने लिखे हुए को काउंट कर लीजिए और उतना वहां डाल दीजिए। ये एसेंशियल है, ये लिखना ही पड़ेगा। और इसमें सतर्क रहना है कि जितना हमने लिखा है उतना ही, उसमें ने, से, में, को सबको काउंट करना। हाइफन वाला कोई शब्द होगा तो उसको एक काउंट करना है। कोई शब्द जैसे रात दिन, ये एक शब्द ही हुआ, हाइफन से जोड़ के आपने लिखा है तो ये एक शब्द। नहीं, शीर्षक का नाम ऊपर में डाल देंगे, कोई जरूरी नहीं है शीर्षक, एक शब्द बढ़ जाएगा, काहे का बढ़ा। हाँ, वो अंडरस्टूड ही रहता है कि शीर्षक दिया ही जाता है, ऐसे बोलेगा भी नहीं, शीर्षक का नाम नीचे संक्षेपण कर देंगे। अगर सीधे लिखा हुआ है निम्नलिखित अवतरण का संक्षेपण करे तो ये दोनों टर्म लिखना है, मूलांश के शब्द, संक्षेपण के शब्द। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 100 शब्दों में संक्षेपण कीजिए, तो आप 100 में ही किए हैं, लेकिन ये लिखना ही लिखना है संक्षेपण के शब्द। वो 100 हो जाए, 102 हो जाए, 105 हो जाए, 115 हो जाए, 120, जो हो गया है उसी को लिखना। नहीं, वो शीर्षक अलग पार्ट है, शीर्षक अलग पार्ट है, काउंट होगा ही।
तो संक्षेपण में मुख्य बात है मूल विचार को निकाल कर रखना। तो अभी आप करिए, वैसे मैं आज तो क्लास में भी अभ्यास कराऊंगा। बेसिक चीज आपको बता दिया कि उससे आप करिएगा तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी अखबार का एडिटोरियल लिए, तो बड़ा बड़ा का नहीं करना है, लगभग 300 सवा 300 शब्द का ही आप गद्यांश लीजिएगा और उसका संक्षेपण करके देखिएगा। और जो भी वैसा होगा वो पेज पर करिएगा नाम लिखकर, क्योंकि हमको चेक करने में कॉपी नहीं कैरी करना। ठीक है, चेक मैं करूंगा ही, उसमें अधैर्य नहीं होना है, मैं कर ही दूंगा और सब टाइम से। तो संक्षेपण थोड़ा चलेगा, तो एक तो फॉर्मल लेटर जब हो जाएगा 2-3 थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा तो बीच में एक निबंध डाल देंगे, मतलब सब चलता रहे वैसा कर। ठीक है ना? अभी पता करते हैं, संक्षेपण का हुआ होगा तो आपको दिलवा देंगे।